Hello friends, back to Republica class. Today's topic for discussion is history of trade union in India. पिछले क्लास में हम लोगों ने द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को हमने देखा। उसी की अगली कड़ी नेक्स्ट सीरीज है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, यानी भारत में या भारतीय श्रम संघ आंदोलन का इतिहास क्या रहा है, इसको हम लोग देखें। निश्चित रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद ट्रेड यूनियन की शुरुआत होती है, या औद्योगिक क्रांति की यह देन कही जा सकती है पूरे वर्ल्ड के लेवल पर। तो निश्चित रूप से भारत में भी इसकी शुरुआत इंडस्ट्रियलाइजेशन से आरंभ होगा, और यह इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेज़ों की आगमन के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद, खासकर 1851 में जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगता है, फिर 1854 में, ठीक है, जब प्रथम जूट मिल की स्थापना बंगाल में होती है, रिसरा में, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड यूनियन की एक सुगबुगाहट कह सकते हैं शुरू होती है। निश्चित रूप से भारत में ट्रेड यूनियन का जो हिस्ट्री रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पीछे रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ही लेट से आरंभ हुआ है। और ट्रेड यूनियन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि औद्योगिकरण से उत्पन्न जो दशा है, उस पृष्ठभूमि में ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है, चाहे वर्ल्ड में हो या फिर इंडिया में हो, ठीक है। तो आइए हम लोग भारत में ट्रेड यूनियंस के हिस्ट्री को देखते हैं। जो भी मैटर है मैं बता चुका हूं कि यह सारा मैटर आप लोगों को रिपब्लिका IAS का जो ऐप है, इस ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। रिपब्लिका IAS के ऐप पर PDF फॉर्मेट में, ठीक है। आप स्टोर में जा कर के और जो EPFO का है उसका आप देखेंगे तो सारी चीज़ें अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत थोड़ी सी लेट होती है, और औद्योगिक मजदूरों का जन्म कहा जाता है कि भारत में 1850 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ था, जब 1851 में, ठीक है, कपड़ा मिल की, प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना 1851 में कोशिश होती है, और 1854 में प्रथम जूट मिल की स्थापना के बाद यहाँ पर औद्योगिक ट्रेड यूनियन की एक बीज यहाँ से देखा जा सकता है। हालांकि यह और आगे चल कर किसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो भारत में जो ट्रेड यूनियन का इतिहास रहा है, इसको हम कई भागों में बांट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कई फेज है। इसमें फर्स्ट फेज है 1875, यानी 1875 से 1917। 1917 क्यों? तो 1917 बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति यहाँ पर होती है, और वह एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में रहा है। खासकर ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही कहा जा सकता है। समाजवाद का प्रभाव वहाँ पर स्पष्ट रूप से देखी जाती है, और भारत में इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जो पहला फेज है वह 1875 से लेकर के 1917 तक हो सकता है। यहाँ भी प्रश्न बन जाए आपका, ठीक है, कि अलग अलग फेज पर प्रश्न आ जाए। दूसरा जो टाइम है वह क्या है, 1918 से लेकर के 1918 टू 1923, यानी 6 साल का हो गया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक छोटा सा पीरियड है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो पहला फेज है, उस फेज को
कल्याण, समाज कल्याण की अवस्था का वो फेज होता है। ठीक है, एक्चुअली लेबर्स के वेलफेयर्स को ध्यान में रख करके जो भी गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, ठीक है, वह लेबर्स के वेलफेयर को ध्यान में रख करके किया जाता है। ठीक, लेकिन श्रम संघ की वास्तविक प्रारंभिक अवस्था, यह जो अवस्था है 1918 वाला, यानी बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति के बाद, यह यहाँ से संगठित शुरुआत मानी जाती है, जो सेकेंड फेज है। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट काम नहीं होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। और तीसरा फेज हमारा है 1924 टू 1934, यानी 10 साल, 11 साल हो जाएगा, 24 को इंक्लूड कर देंगे, 34 को इंक्लूड कर देंगे तो 11 साल का एक दौर है। तो अब देखिए कि यहाँ पर 6 साल का, यहाँ पर 11 साल का है। और फिर इसके बाद है कि संगठित श्रम आंदोलन का 34 के बाद आज़ादी के बाद तक का, आज़ादी के समय तक का 1947 तक, फिर 1947 से 1990 तक का दौर है। 91 हम मान लेते हैं उसे, जब हमारे यहाँ एलपीजी का दौर आरंभ होता है। ठीक है, और फिर 91 से लेकर के फिर अब तक की अवस्था को हम देखते हैं। तो यह स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद दो दौर है। यहाँ पर टाइम समय मिस हो गया है, 1935 से 1935 टू 47 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1935, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम, यह आपका है ना 1935 टू 47, यानी आज़ादी तक। ठीक है, तो आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद का दौर। अब आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके कि अलग अलग फेज में क्या रहा है। अब स्वतंत्रता के पूर्व की अवस्था को हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पूर्व के काल में, जैसा कि हमने बताया कि 1851 में प्रथम कपड़े मिल की स्थापना का कोशिश हुआ, फिर 1854 में रिसरा में प्रथम जूट मिल की स्थापना हुई है, और वहाँ से एक भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद 1875 से लेकर के 1917 तक एक कल्याणकारी भाव से प्रेरित होकर के यहाँ पर गतिविधियाँ दिखती है। और इसमें क्या है कि जो शराब जी बंगाली थे, वह समाज सेवा से प्रेरित होकर के जो उद्योग में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी दयनीय स्थिति को उन्होंने आवाज़ उठाई, और पहली बार उन्होंने ऐसा 1875 में किया। इसलिए यहाँ से एक फेज की शुरुआत मानी जाती है 1875। ठीक है, यानी कांग्रेस की स्थापना से 10 साल पूर्व इसकी शुरुआत मानी जाती है। नाम याद रखना है आपको, सोराव जी बंगाली। अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट ज़्यादा आएगा इस टॉपिक में। साथ ही इन्होंने जो आवाज़ उठाया, इनके आवाज़ उठाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1875 में प्रथम कारखाना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, सरकार कारखाना आयोग गठित करने के लिए बाध्य हुई। आगे इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि आगे जो संगठित श्रम आंदोलन था, ठीक है, उसके संस्थापक एन.एम. लोखंडे को माना जाता है, एन.एम. लोखंडे को माना जाता है। और उन्होंने 1884 ईस्वी में
कारखाना आयोग के समक्ष क्या किया था, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया था, श्रमिकों की बातों को रखा था, उनकी स्थिति को रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद लोखंडे साहब ने 1890 में आकर के 1890 में आकर के बॉम्बे मिल मजदूर संघ की स्थापना की। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1890 में एनएम लोखंडे के द्वारा प्रथम बॉम्बे मिल मजदूर संघ यानी मजदूर संघ की स्थापना यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा है कि 1875 में सोहराब बंगाली के द्वारा श्रमिकों की दयनीय दशा के लिए आवाज़ उठाई गई है और उससे प्रेरित होकर के सरकार बाध्य होती है कारखाना आयोग बनाने का, ठीक है। 1875 में उस आयोग की स्थापना होती है। फिर 1884 में लोखंडे साहब रिप्रेजेंटेशन करते हैं श्रमिकों की दशा के लिए उस आयोग के समक्ष, और 1890 में बॉम्बे मिल मजदूर संघ की स्थापना ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब तक क्या था कि अब तक जैसा कि मैं बताया कि जो भी संगठन बन रहा था उसका उद्देश्य कहीं न कहीं श्रमिकों का कल्याण जैसी चीज़ें ही थी। और जब 1890 में प्रथम बॉम्बे मिल मजदूर संघ बना, उसके बाद बहुत सारे संघ की स्थापना हुई, जैसे भारत वर्मा रेलवे समाज प्रिंटर्स यूनियन आदि, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है, इस फैक्ट्स को आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 1917 में आ जाते हैं हम लोग। 1917 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो पहला फेज है, पहला फेज 1917 तक चलता है। 1917 में जैसा कि मैं बताया कि टर्निंग पॉइंट आता है और रूस की क्रांति 1917 में होता है। रूस की क्रांति के बाद फिर 1919 में आईएलओ की स्थापना होती है। आईएलओ पर मैं पूरा का पूरा क्लास ले चुका हूँ, सारा फैक्ट्स फिगर हम लोग देख चुके हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईएलओ भी, ठीक है, क्वेश्चन करा दूंगा। तो 1919 में आईएलओ का गठन होता है और इससे क्या होता है कि पूरे विश्व में जो श्रमिक आंदोलन है उसको एक बल मिलता है, क्योंकि इसकी स्थापना उसी उद्देश्य से की गई थी, जो लेबर हैं उसके हितों को संरक्षण मिले। अब इस संदर्भ में क्या है कि इसके बाद भारत का प्रथम आधुनिक श्रम संघ 1908 में बीपी वाडिया के नेतृत्व में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो बीपी वाडिया महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। प्रथम आधुनिक श्रम संघ बीपी वाडिया के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। आगे क्या है, आईएलओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1920 में, ठीक है, 1920 में एटेक का यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया है 1920, ठीक है। यहाँ पर फोटो डाला गया है इसलिए आपको याद भी रहेगा। देखिए 1920 से 2020 पूरे 100 साल पूरा किया है एटक ने, ठीक है। एटक ने पूरे 100 ईयर्स पूरा किया है इस साल, तो अभी 2020 चल रहा है। ये इसका सिंबल है। तो मार्क्सवाद का प्रभाव है इस पर, साम्यवाद का प्रभाव इसमें दिखता है। अब क्या है कि 1920 के बाद वामपंथियों का प्रभाव भी धीरे धीरे आरंभ होता है, बढ़ने लगता है, और 1927 से श्रम संघ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू होता है इनके द्वारा। इसके बाद साम्यवादियों ने श्रम संघ आंदोलन को उग्र स्वरूप प्रदान किया, उग्रता प्रदान किया। तो इसके बाद ही क्या होता है 1918 से लेकर के और, ठीक है, 23 तक। उसके बाद एक हम अगले दौर में, अगले फेज में हम पहुंच जाते हैं 24 से। अब इस दौर में काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, यानी 1924 से लेकर के और 1934 का जो टाइम है,
11 साल का टाइम है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण घटना होती है, ट्रेड यूनियन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण फेज होता है, जिसमें साम्यवादियों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। इसी फेज में आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया है, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि रूसी क्रांति के प्रभाव में आकर के साम्यवादियों का भी यहाँ पर प्रभाव बढ़ता है। जो साम्यवादी नेता थे, ऐसे डांगे वगैरह, मुजफ्फर अहमद आदि ने मिल करके क्या बनाया है, यहाँ पर गिरनी कामगार यूनियन बनाया है, का गठन किया। और इसके बाद साम्यवाद के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण श्रमिकों की एकता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, श्रमिकों की एकता को प्रदर्शित करने के लिए फर्स्ट में 1927 को श्रमिक दिवस मनाया गया, ठीक है। और तब से हम श्रमिक दिवस मनाते हैं। प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि श्रमिक दिवस हम कब मनाते हैं, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है, लेबर्स डे। कब से मनाते हैं, तो 27 यानी 93 साल से हम मना रहे हैं इसको, ठीक है। इस बार फिर हम लोग मनाएंगे 1 मई को। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद करते चलेंगे, मैं बार बार उसको रिपीट भी कर दूंगा ताकि आपको याद होता जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नाम आया, डांगे साहब का और मुजफ्फर अहमद का, जिन्होंने गिरनी कामगार यूनियन का गठन किया। प्रश्न आ सकता है कि गिरनी कामगार संगठन की स्थापना में किनकी भूमिका है, ठीक है। मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है, ठीक है। तो श्रमिकों की एकता को प्रदर्शित करने के लिए निर्णय लिया गया 1927 में 1 मई को, और तब से यह मनाया जा रहा है। अब क्या है, अब छोटी छोटी घटनाएं घट रही है कि साम्यवादियों का प्रभाव से क्या होता है कि एटक पर भी प्रभाव पड़ा, और फलतः उदारवादियों ने 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। चूंकि यहाँ पर साम्यवादियों का प्रभाव दिख रहा था, 1933 में आकर के नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर NPL NFL का विलय आईटफ में हो जाता है। फिर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन उसकी जगह पर होता है। जब विलय हो जाता है तो उसके जगह पर नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का NTUF का गठन होता है, ठीक है। यह पॉइंट आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आगे जो महत्वपूर्ण है वह है कि 1931 में 31 में जो एटक की स्थापना 1920 में हुई है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, काफ़ी महत्वपूर्ण है। साम्यवादियों का यहाँ पर प्रभाव रहा है, ठीक है। लाल झंडा हमने देखा है, लाल झंडा से आपको याद रहेगा कि एटक मार्क्सवादियों का प्रभाव में रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एटक का विभाजन होता है और साम्यवादियों के नेतृत्व में क्या होता है, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का गठन होता है, और एटक पर अब उग्रपंथियों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, ठीक है। लेकिन RTUC का फिर से 1984 में एटक में विलय हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो विलय और गठन की प्रक्रिया। अब क्या है कि 1926 में श्रम संघ अधिनियम आता है, यानी ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, और 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या मिलता है कि श्रम संघ आंदोलन को बल मिल रहा है 1926 में इस एक्ट के आने के बाद। और यहाँ पर क्या है कि एकता स्थापना बीबी गिरी के प्रस्तावों से एक गिरी फार्मूला लाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और 1940 में जो NTUF का विलय AITUC में हो जाता है, एटक में हो जाता है, ठीक है। अब एक नाम ये याद रखेंगे, बीबी गिरी काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। तो इनके प्रस्ताव से गिरी फार्मूला ला करके, और जो NTUF था उसका विलय कर दिया जाता है AITUC। थोड़ा सा फैक्ट है इसलिए याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, लेकिन इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ की चीज़ को आप कोशिश कीजिए बार बार सुन लेने का।
अब आगे क्या है कि एम एन रॉय एक महत्वपूर्ण नाम सामने आते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान श्रम संघ का जो विकास है वह कहीं ना कहीं बाधित होता है, ठीक है। और इसी क्रम में 1941 में एम एन रॉय के नेतृत्व में लोकतंत्रवादियों ने एटक से अलग होकर आईएफएल बनाया था, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का गठन किया था, आईएफएल, ठीक है। यहाँ नाम याद रखेंगे आईएफएल, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। आईएफएल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ठीक है, वे तो सचिव बनाए ही गए थे, एम एन रॉय इसके सचिव थे, और महत्वपूर्ण इसलिए कि आईएफएल सरकार का समर्थक था, एम एन रॉय सरकार के समर्थक रहे। और 1942 में सरकार की प्रतिनिधि महासभा के रूप में, प्रतिनिधि महासंघ के रूप में इसे मान्यता मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सरकार किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो सरकार का समर्थन ये करते हैं, सरकार समर्थक इनको माना जाता है। और इन्हें क्या मिलता है? प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि महासभा के रूप में मान्यता मिलती है, और इन्हें मासिक अनुदान भी दिया जाने लगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है एम एन रॉय और इनका आईएफएल, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े। अब आगे क्या है कि 1937 में आकर के हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना होती है, और इसमें गांधी जी की नीतियों को प्रसारित करने का कार्य किया, लेकिन बाद में इसका विलय एटक में हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है कि 1947 में, आज़ादी के साल में, यहाँ पर अब गुलजारी लाल नंदा और वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से क्या हुआ है, इंटक आया है, यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन होता है, ठीक है। तो अब तक क्या था, 1920 में एटक की स्थापना होती है, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। वह महत्वपूर्ण रहा है एटक का। एटक के बाद 1937 में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ है, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1940 एक एम एन रॉय वाला है, ये भी आप महत्वपूर्ण कर सकते हैं कि आईएफएल की स्थापना होती है, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, और चूंकि यह सरकार समर्थक रहा है, इसे मान्यता भी दी गई है, अनुदान भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इंटक महत्वपूर्ण एक घटना है, जो कि गुलजारी लाल नंदा देश के प्रधानमंत्री बने, वल्लभ भाई पटेल जो कि होम मिनिस्टर थे, तो इनके प्रयास से इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर कांग्रेस का प्रभाव है, कांग्रेस पृष्ठभूमि की, देखिए इसको, ठीक है। ये इसका लोगो है इंटक का, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। कांग्रेस वाला कलर है, तो कांग्रेस का प्रभाव है, और वल्लभ भाई पटेल और गुलजारी लाल नंदा के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अब स्वतंत्रता के बाद के समय में बाद की अवस्था में 1948 में आकर के 48 में आकर के क्या होता है, हिंद मजदूर पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका विलय आईएफएल में हो गया, ठीक है। इसके जगह पर हिंद मजदूर सभा एचएमएस का गठन किया गया, और इसमें जयप्रकाश नारायण की एचएमएस का गठन होता है। जयप्रकाश नारायण की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है हिंद मजदूर सभा का, ठीक है। आगे हम लोग देखें कि 1948 में एटक तथा आईएफएल, ठीक है, आईएफएल हम लोग देख चुके हैं पहले। आईएफएल के कुछ सदस्यों ने मिल करके यूटक की स्थापना की, ठीक है। तो उस समय तक एटक, एचएमएस, इंटक और यूटक, चार एक महत्वपूर्ण श्रम संघ था 1948 तक। अब इसके बाद के घटनाक्रम में, आज़ादी के बाद के घटनाक्रम में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, आज़ादी के बाद वाले घटनाक्रम में एक तो इंटक को हमने देख लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंटक की स्थापना, ठीक है, 1948
सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा होता है और इनके द्वारा गुलजारी लाल नंदा के द्वारा 1947 में। तो इंटक की स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। दूसरा 1948 में ही यूटक की स्थापना होती है, ठीक है, जो कि एटक तथा आईएफएल के सदस्य थे। उनके कुछ सदस्यों ने मिलकर के यूटक की स्थापना की, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1955 में आकर के भारतीय जनसंघ के द्वारा भारतीय जनसंघ ने भारतीय मजदूर सभा की स्थापना की, यानी बीएमएस। तो भारतीय जनसंघ, भारतीय वर्ड है यहाँ पर लिया गया है, भारतीय मजदूर संघ, नाम याद रहेगा। जनसंघ के द्वारा, भारतीय जनसंघ के द्वारा स्थापित किया गया है और यह वही भारतीय मजदूर संघ है जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की ट्रेड यूनियन श्रमिक संघ है। तो हर एक पार्टी का कहीं न कहीं अपना श्रमिक संघ होता है, किसी एक संघ को प्रमोट करता है या फिर किसी एक श्रम संघ को गठन किया जाता है ताकि उनका श्रमिकों के बीच में वोट बैंक हो, प्रभाव हो, किसानों मजदूरों के बीच में, श्रमिकों के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनका लोगो यही है, भारतीय मजदूर सभा का मुट्ठी बंद किया हुआ है, इसमें फसल है, ठीक है, ये इनका लोगो है, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। अब एक महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर घटती कि 1970 में आकर के साम्यवादी दल एटक से अलग होकर के और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का गठन करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है, C2 की स्थापना। और अभी आप देखेंगे वर्तमान समय में C2 काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। साम्यवादी पृष्ठभूमि की यह श्रमिक आंदोलन है, इसका हम लोग इमेज को देख लें। यह क्या है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी C2, ठीक है, हंसवा गमछा। तो याद रहेगा, एक तो एटक को हमने देखा, दूसरा है C2 को देखा। कांग्रेस आपका क्या हो गया, इंटक हो गया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया, और भारतीय जनता पार्टी बीएमएस हो गया, ठीक है, भारतीय मजदूर संघ। तो यह अब तक का इतिहास रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें है, आपको जो याद रखना है, 1875 में सोराबजी बंगाली के द्वारा, ठीक है, किसानों की दयनीय दशा के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती है और 1875 में ही क्या होता है, कारखाना आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 1884 में 1884 में लोखंडे साहब के द्वारा उस कारखाना आयोग के सामने उन्होंने श्रमिकों का रिप्रेजेंटेशन किया और 1890 में आकर के लोखंडे साहब ने बॉम्बे मिल एसोसिएशन का संघ की स्थापना की, श्रमिक संघ की, बॉम्बे मजदूर संघ की स्थापना की, ठीक है। वाडिया साहब इसके प्रथम संगठित ढंग से श्रमिक संघ की स्थापना करते हैं। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है 1917 में बोल्शेविक क्रांति, रूस की क्रांति। 1919 में लेबर, 1919 में क्या होता है, आईएलओ की स्थापना होती है। फिर 1920 में एटक की स्थापना होती है। फिर आज़ादी के समय 1947 में आकर के इंटक की स्थापना होती है वल्लभ भाई पटेल, नंदा आदि के सहयोग से। और फिर इसके बाद 1955 में आकर के भारतीय मजदूर संघ की स्थापना होती है, जो कि मजदूर संघ की स्थापना होती है। फिर 1970 में आकर के भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी C2 की स्थापना होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक अगला फेज है
आज़ादी के बाद से लेकर के हम लोगों ने 90 तक का दौर देख लिया है। अब 91 से लेकर के अब तक की स्थिति को हम लोग देखेंगे। तो यह उदारीकरण के बाद का दौर है और उदारीकरण के बाद के दौर में बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, जिसमें सरकार जो है न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति को अपनाती है, या फिर नियमों में, श्रम कानून में काफ़ी लचीलापन आता है। विनिवेश का दौर, निजीकरण का दौर, वैश्वीकरण का दौर आरंभ होता है। समुदाय आधारित, कॉन्ट्रैक्ट आधारित जॉब